Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 10 in your textbook, and the name of the chapter is Dividend and Interest. On page number 143, Dividend and Interest. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बारे में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा व्हेन वी हैव स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें हमने बात किया था शेयर्स का। किसका बात किया? शेयर्स। और शेयर के बाद में हमने बात किया बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल। अच्छा, शेयर में हमने दो पार्ट देखा, वन वाज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड वन वाज प्रेफरेंस शेयर। शेयर को हम ओन कैपिटल भी बोलते हैं। विच कैपिटल? ओन कैपिटल। वेयर जो बोरोड कैपिटल है, इट इज डिवाइडेड इनटू डिवेंचर, डिपॉजिट, bonds, loan from bank and financial institutions। financial institution। तो इस तरीके से वेरियस बोरोड कैपिटल के टाइप्स हमने देखे। तो जब हम बात करते हैं ओन कैपिटल, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है शेयर्स के अंदर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न में क्या मिलता है? ओन कैपिटल पे रिटर्न में मिलता है आपको डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। वेयर एज बोरोड कैपिटल पे रिटर्न में मिलता है आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम ब्याज भी बोलते हैं हिंदी में। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। इंटरेस्ट क्या होता है? फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है। वेयर एज डिविडेंड, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू द शेयर होल्डर। पार्ट ऑफ प्रॉफिट बोलने का ये मकसद है कि प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो दोनों के बीच में काफी अंतर है और इसी को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। प्रॉफिट मेकिंग and its maximization is the prime aim of all business organization including a joint stock company। तो यहां पर बात की गई प्रॉफिट मेकिंग एंड इट्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट करना है और उसको बढ़ाना है। प्रॉफिट करना है और उसको बढ़ाना है। अब देखिए, हम यहां पर अगर बात करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख रुपीस का कैपिटल लग गया। हाउ मच? 10 लाख। अब ये जो 10 लाख रुपीस का कैपिटल आपने लगाया है, उससे हमने जनरेट किया प्रॉफिट। क्या जनरेट किया? प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट? तो हमने यहां पर प्रॉफिट कमाया अप्रोक्सीमेट अराउंड 3 लाख रुपीस। एग्जाम्पल, वी हैव अर्न 3 लाख रुपीस ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका है? क्योंकि ये जो कैपिटल है, अगर हम इसे ओन कैपिटल समझे, ओन कैपिटल का मतलब जो शेयर्स के थ्रू आया था, तो इस प्रॉफिट पे भी अधिकार किसका है? शेयर होल्डर्स का। किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो ये मैं 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट पूरा का पूरा
अगर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्योंकि पैसा है किसका, शेयर होल्डर का, तो पूरा का पूरा 3 लाख रुपीस जो मैंने कमाया है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 10 लाख। दैट मीन्स लास्ट ईयर जहां पर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख रुपीस से, आज भी मैं 10 लाख रुपीस पर ही हूं। दैट मीन्स कंपनी में कोई ग्रोथ हुआ नहीं, क्योंकि जो पैसा कमाया था वो तो शेयर होल्डर ले गए, और ऐसा हर साल होता रहा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। सो इट इज ऑब्वियस कि हम पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर को दे सकते नहीं है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। से फॉर एग्जाम्पल हमने आउट ऑफ दिस 3 लाख 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया। हाउ मच वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 लाख रुपीज। तो रिमेनिंग जो 2 लाख रुपीज है वो कंपनी के ग्रोथ में काम आएगा। Remaining 2 lakh rupees will be utilized for the expansion and diversification of the company. So earlier we had 10 lakh rupees, now extra we have here 2 lakh rupees, that means total we can use 12 lakh rupees. Yes or no? तो इस तरीके से हम प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज डिविडेंड। और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, दिस 2 लाख रुपीज विल बी नोन एज रिजर्व फंड। क्या कहा जाएगा, रिजर्व फंड। और हमारे पास उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक सेविंग ऑफ द कंपनी, फ्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका जो पोर्शन, जो हिस्सा हम दे रहे हैं शेयर होल्डर को, दैट इज नोन एज डिविडेंड, और हिंदी में इसे कहा जाता है लाभ अंश, लाभ का अंश। ठीक है, तो क्या कहेंगे, लाभांश। तो डिविडेंड इज आल्सो नोन एज लाभांश इन हिंदी। गेटिंग इट एवरीवन? The shareholder invest with an aim of earning return out of the profit of the company. क्या बताया यहाँ पर, शेयर होल्डर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहे हैं दो चीजों के लिए। देखिए, शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इस पे दो तरीके से बेनिफिट मिलता है। एक होता है डिविडेंड, क्या मिलता है, डिविडेंड। और दूसरा इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमने इन्वेस्ट किया था शेयर के अंदर, उसका प्राइस था 40 रुपीज। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। अब एवरी ईयर कुछ ना कुछ डिविडेंड मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल पर शेयर के ऊपर 3 रुपीज, कभी 2 रुपीज, है ना, ऐसा उस पर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो एक बेनिफिट तो ये है। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 ईयर्स, ये जो 40 रुपीज था अब 5 साल के बाद बन गया है 120 रुपीज। तो जब शेयर आप सेल करेंगे तो आपको यहां पर कितना बेनिफिट मिला, तो 120 माइनस 40, तो 80 रुपीज का बेनिफिट आपको मिला, जिसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। तो हम यहाँ पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग डिविडेंड। तो जो शेयर होल्डर का एम होता है कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो उससे उसको क्या मिलेगा, रिटर्न में उसको मिलेगा डिविडेंड। क्या मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है।
So the shareholder invest with an aim of earning returns out of the profit of the company. Profit is the difference between revenue and the expenses for a given period. So dividend का मतलब क्या है? The term dividend is derived from the Latin word. पहले आपको ये समझना है कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, और जिसे कहते हैं डिविडेंडम. What you will call it as dividendum, which means that which is to be divided. वो पोर्शन जिसको डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है, अलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. So dividendum is a Latin word which means that which is to be divided, जिसका डिवीजन होगा, जिसका पोर्शन डिवाइड किया जाएगा. It is that part of the profit of the company which is distributed among its shareholders. That profit क्यों बोला? क्योंकि हमने बात की कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3 लाख रुपीस है तो 2 पार्ट हो गए, 2 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस. तो 2 लाख तो हमने क्या कर लिया, रिजर्व में डाल दिया, हम किसी को नहीं देंगे, कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे. और जो 1 लाख रुपीस है ये हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं. तो ये जो शेयर होल्डर को हिस्सा मिला है ना, इसको डिविडेंड बोला जाएगा. दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर. वो हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको हमने दिया. जो नहीं दिया वो फ्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो दे दिया वो डिविडेंड. ठीक है. Dividend is a share in distributable profits of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company. अगर कंपनी ने फॉर्मली इन द सेंस एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया कि कंपनी इतना % डिविडेंड दे रही है, अगर कंपनी ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो शेयर होल्डर एंटाइटल्ड हो जाते हैं कि उनको ये डिविडेंड मिलेगा. सो डिविडेंड इज अ शेयर. डिविडेंड एक हिस्सा है. किसका हिस्सा है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, जिसके ऊपर अधिकार किसका है? शेयर होल्डर का. क्यों अधिकार बन गया? क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया बाय द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग. आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट. Now let us check the definition of dividend. The Institute of Chartered Accountant of India, ICAI, has defined dividend as. तो ICAI ने किस तरीके से डिविडेंड को डिफाइन किया है? A distribution to shareholder out of profit or reserves available for this purpose. मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रखा है, बांटने के लिए रखा है, अलोकेट करने के लिए रखा है, शेयर होल्डर को देने के लिए रखा गया है, ऐसे हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड. सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया. क्या बोला? इन द केस ऑफ गोइंग कंसर्न, अगर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न मतलब उसके ऊपर बंद होने का कोई रिस्क नहीं है, चलता फिरता बिजनेस है, इट मीन्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो वहां पर डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा which is allocated to the holder of share in a company. जो किसे दिया जाएगा? शेयर होल्डर को दिया जाएगा. किसे दिया जाएगा? शेयर होल्डर को. So definition is very much clear. Now let us check features one by one. डिविडेंड के क्या फीचर्स हैं? Features of dividend, number 1, it is the portion of profit of the company paid to its shareholder. Definition में हमने बात की कि ये क्या है? प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो किसे दिया जा रहा है? शेयर होल्डर को दिया जा रहा है. नंबर 2, it is payable out of profits of the company. मतलब कंपनी में प्रॉफिट है तो ही दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. Dividend is an unconditional payment made by the company. कैसा पेमेंट है? अनकंडीशनल पेमेंट. What does it mean?
मतलब जब डिविडेंड देने की बारी आई तो कंपनी उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकती। इट इज अनकंडीशनल, अनाउंस हुआ है तो आपको मिलेगा। नंबर 4, कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर, है ना। तो डिविडेंड हम कभी भी बोरोड कैपिटल पे नहीं देते हैं। वी पे डिविडेंड ओनली टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसको पे करेंगे? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नंबर 5, if the company has issued equity share with differential right। अब ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर में दो शेयर थे, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट और दूसरा था इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो दे आर आस्किंग अस रिगार्डिंग इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उसके बारे में डिविडेंड होगा तो क्या होगा? इफ द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल rights as to dividend, the term of issue of such shares will govern rights of shareholder about receiving the dividend। तो जैसा टर्म्स एंड कंडीशन इशू के समय होगा उसी के स्वरूप में आपको डिविडेंड मिलेगा। दैट मीन्स ये कहना यही चाहते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ शेयर, स्पेशल शेयर, शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके जितना आपका डिविडेंड बनता है उस तरीके से ही आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। नंबर 6, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। तो हम समझ सकते हैं जो बात नंबर 2 में बताई थी कि प्रॉफिट में से दिया जा सकता है, उसी का रिवर्स करके बताया जा रहा है कि कैपिटल में से नहीं दिया जा सकता। आप डिविडेंड देने के बहाने अपने कैपिटल को कम कर सकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया बिजनेस में और इस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या हमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर भी हम सोच रहे एक काम करते हैं हम डिविडेंड दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए तो है ना। नहीं, आप कैपिटल को कम करके डिविडेंड दे सकते नहीं हो। प्रॉफिट आपके पास अगर है तो उसमें से ही आपको डिविडेंड देना है। यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, अदरवाइज आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? इट विल गेट रिड्यूस्ड, इट विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। कोई भी आकर के ऐसा बोल दे कि चलो हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, है ना। नहीं तो कंपनी का पियून होगा, ऑफिस बॉय होगा, वो आकर के बोल देगा कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो क्या डिविडेंड मिल जाएगा? नहीं। किसने डिक्लेयर करना चाहिए ऑफिशियली? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? दे कैन ओनली रेकमेंड। ठीक है। सो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेकमेंड नहीं किया तो डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं, डिविडेंड नहीं मिलेगा। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारी जो कंपनी है, सपोज वी हैव आबा बाबा लिमिटेड एज आवर कंपनी। आबा बाबा लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, इस कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने 10 लाख रुपीस लगाए। तो जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे 10 लाख रुपीस। ठीक है। तो ये शेयर होल्डर ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है। अच्छा, ये 10 लाख रुपीस लगाने पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ आफ्टर ईयर, एक साल के बाद उन्होंने कैलकुलेट किया एंड दे हैव अर्न 3 लाख रुपीस। हाउ मच दे हैव अर्न? 3 लाख रुपीस। लेकिन जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड का नाम ही नहीं लिया। मतलब प्रॉफिट तो हुआ है बट उन्होंने कोई डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, शेयर होल्डर डिविडेंड डिमांड कर सकते हैं? कैन शेयर होल्डर डिमांड डिविडेंड?
तो मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया, क्या शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपेल कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड चाहिए क्योंकि आपने प्रॉफिट किया है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। शेयर होल्डर डिविडेंड डिमांड नहीं कर सकते जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड ना किया हो। क्या ना किया हो? रिकमेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दें, ये उनकी मर्जी है, ठीक है ना। हाँ, कब देना पड़ेगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया और वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया? डिक्लेयर। ऐसे केस में फिर शेयर होल्डर डिमांड कर सकते हैं। इवन अगर डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड नहीं मिला तो शेयर होल्डर कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। बट अगर ये नहीं हुआ, रिकमेंड नहीं हुआ, तो क्या शेयर होल्डर डिविडेंड डिमांड कर सकते हैं? आंसर इज बिग नो, नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तो पूरा का पूरा जो डिविडेंड देने का अथॉरिटी है, रिकमेंड करने का अथॉरिटी है, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, एंड दे विल डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेंगे कि हमारे पास 10 लाख था, हमारे पास ये 3 लाख रुपए रहने दो, हम और प्रॉफिट कमाएंगे, इससे आपका वेल्थ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेल्थ, है ना। जो शेयर 40 रुपीज का है, अगर आप डिविडेंड नहीं लेंगे तो वो पैसा कंपनी में पड़ा रहेगा, और कंपनी में पड़ा रहेगा तो हम उससे और प्रोडक्शन करेंगे और प्रॉफिट बढ़ाएंगे, आपका जो शेयर है उसका वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका एक पार्ट मैं शेयर होल्डर को दे दूं, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज, तो इंस्टेड ऑफ 3 लाख आई कैन यूज ओनली 2 लाख रुपीज। हाँ या ना? तो मेरा जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे केस में इट्स टोटली डिपेंड अपॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिविडेंड देने का या नहीं देने। ये तो हमने एक थियोरेटिकल एजम्पशन लिया। हालांकि हम शेयर होल्डर को नेगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि भले वो डिविडेंड डिमांड ना करें, बट माइंड में तो नेगेटिविटी रहेगी कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, हमें दे नहीं रही है। तो शेयर होल्डर को पॉजिटिव करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिविडेंड हर एक कंपनी एवरी ईयर देती है, रिकमेंड करती है, डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो डिविडेंड ना दें, ऐसा वो डिसीजन ले सकते हैं, बट शेयर होल्डर या पब्लिक नेगेटिव ना हो, इसके लिए वो कुछ ना कुछ डिविडेंड हर साल अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? Point number 8, dividend as recommended by board of director is approved and declared by a resolution passed at the AGM by the shareholder. जो डिविडेंड रिकमेंड किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उसको बाद में अप्रूव कराना पड़ेगा। कहां से? शेयर होल्डर। अप्रूव कराने का मतलब क्या है? क्या शेयर होल्डर उस परसेंटेज को रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया कि हम इस साल आपको 20% डिविडेंड देंगे। कितना डिविडेंड देंगे? 20%। ये हम रिकमेंड करते हैं। क्या करते हैं? रिकमेंड। तो बाद में क्या करना पड़ेगा? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में कौन आएगा? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर के हाथ में पावर होता है टू डिक्लेयर डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या शेयर होल्डर इस डिविडेंड को इंक्रीज करके डिमांड कर सकते हैं? नहीं नहीं, 20% नहीं चलेगा, हमें एटलीस्ट आप 24% तो दो, या हमें 25% तो दो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सो नो, यहां पर शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इफ दे वांट दे कैन रिड्यूस। दे कैन रिड्यूस मतलब उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं 20% तो बहुत ज्यादा हो गया, आप हमको कम दे दो, आप 18% दो, ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन क्या वो इंक्रीज कर सकते हैं? आंसर इज नो, दे कैन नॉट इंक्रीज।
दे कैन नॉट आस्क फॉर हायर डिविडेंड। नहीं तो क्या होता है, कभी भी कितना भी दे दो, शेयर होल्डर को तो हमेशा कम रहेगा ना। अगर हम 25% बोलेंगे और उनको अथॉरिटी दी है कि आप बढ़ा सकते हो, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हमको 30% दो। आप 30 दोगे तो बोलेंगे नहीं हमको 60% दो। तो उनकी इच्छा कभी समाप्त होगी नहीं। तो आप हायर डिविडेंड मांग सकते नहीं है। हाँ, आपको रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड अप्रूवल। व्हाट वी नीड अप्रूवल। और जैसे शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। इन एनुअल जनरल मीटिंग dividend as recommended by the board of directors is approved and declared by resolution passed at the annual general meeting by shareholder। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, dividend for any previous year cannot be declared once that year's annual accounts has been approved in the AGM। किस बारे में बात बोल रहे हैं, डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर, किसी पिछले साल का डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक बार उसका एनुअल अकाउंट अप्रूव हो गया मतलब क्लोज हो गया। तो क्या बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी है, सपोज 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है ना, ये इतने ईयर से काम कर रही है। 2015 में डिविडेंड दिया था, यस। 2016 में हमको हो गया लॉस, हमने डिविडेंड नहीं दिया। 2017 में डिविडेंड दिया, यस। 2018 में प्रॉफिट हुआ बट हमें ऐसा लगा कि नहीं इस साल डिविडेंड नहीं देना चाहिए, तो हमने डिविडेंड नहीं दिया। 2019 में प्रॉफिट हुआ, हमने डिविडेंड दिया। अब 2020 में ना हम सोच रहे हैं ऐसा कि क्यों ना एक काम करें, हमने 2018 में प्रॉफिट हुआ था ना, डिविडेंड नहीं दिया था, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस साल 2018 का 20% डिविडेंड और 2020 का 30% डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। जो ईयर क्लोज हो चुका है, उसका फाइनेंशियल अकाउंट बन चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, उस ईयर का डिविडेंड आप कमिंग ईयर में दे सकते नहीं हो। तभी का तभी दे देना चाहिए था, तब नहीं दिया तो अब उस डिविडेंड को आप नहीं दे सकते हो। हाँ, अगर आपका मन है तो 2020 में पूरा 50% दे दो, दोनों का मिला के। आप सीधा बोलो कि 2020 का जो डिविडेंड होगा वो कितना होगा, 50%। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते उसमें से 2080 का 20% और 2020 का 30%, ऐसा हम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर whose financial account has been settled or books has been closed। Getting it everyone? So dividend for any previous year cannot be declared। पिछले साल का डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 10, dividend once approved and declared by the shareholder creates a debt। it cannot be revoked। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, अब अपने कमिटमेंट से वो पीछे नहीं हट सकते। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया, अप्रूव होने के बाद वो कंपनी के लिए बन जाता है लायबिलिटी। कंपनी के लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। मतलब उसको पे करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं पे किया तो शेयर होल्डर उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हो चुका था। यू कैन नॉट रिवोक। आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आप अपने वचन को पीछे नहीं ले सकते। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 11, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, ये इंटरिम डिविडेंड क्या है? अब डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, डिविडेंड भी दो टाइप के होते हैं।
तो डिविडेंड को हम ऐसा समझ सकते हैं, एक डिविडेंड जो ईयर के एंड में दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। अच्छा, कब दिया जाता है? तो एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, ठीक है। दूसरा डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड। विच डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड। ये क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? इन बिटवीन द ईयर, इट इज डिक्लेयर्ड इन बिटवीन द ईयर। साल खत्म नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल 5 महीने या 6 महीने हो गए या 8 महीने ही हुए हैं, 12 महीनों में से 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ही हुए हैं, पूरा साल खत्म नहीं हुआ, लेकिन कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टाइमलाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे काम करती है। से फॉर एग्जांपल अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। देन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। तो कंपनी को सेकेंड क्वार्टर में ना ह्यूज प्रॉफिट दिखाई दिया, मतलब बहुत पैसा कमाया हमने। फॉर एग्जांपल कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थी और कंपनी ने बहुत सारे सैनिटाइजर बना करके रखे थे और अचानक कोरोना आ गया और बहुत सैनिटाइजर बिक गए, है ना। तो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी सोच रही है क्यों ना हम लोग 6 महीने में ही यहाँ पर ही डिविडेंड दे दें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लास्ट में जो डिविडेंड देने वाली थी, जिसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, कंपनी लास्ट में डिविडेंड देने वाली थी, से फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज। तो कंपनी सोच रही है 20 रुपए अभी दे देते हैं और 10 रुपए लास्ट में दे देंगे। ये बात समझ में आई? तो जो डिविडेंड बीच में ही दिया जा रहा है उसे कहा जाएगा इंटरिम डिविडेंड। क्या इस डिविडेंड के लिए एजीएम करना इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो, एजीएम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटरिम डिविडेंड। ये कौन डिक्लेयर करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली डिक्लेयर कर देंगे कि हम आपको इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वी आर हैविंग ह्यूज प्रॉफिट। So on occasion of that, we have distributed this particular dividend, or we have segregated this particular dividend into 2 parts. तो फर्स्ट पार्ट आपको अभी दे दिया जाएगा और बाकी का पार्ट आपको फाइनल डिविडेंड के समय दिया जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड भी डिविडेंड का पार्ट है। तो जहां कहीं पर भी हमने डिविडेंड का नाम लिया, मतलब उसके अंदर इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड हुआ है। पॉइंट नंबर 12, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। इसका क्या मतलब होता है? डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। डिविडेंड आपको नगद में देना है, किसी वस्तु में नहीं। ये यहां पर बोलना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि हो सकता है कुछ कंपनी अपने पास जो उनका प्रोडक्ट है वही डिविडेंड के रूप में दे दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी टॉय मेकिंग कंपनी है, क्या बनाती है? वो टॉयज बनाती है, और जब डिविडेंड देने का समय आया तो वो अपने शेयर होल्डर को बोलती है हम आपको 2000 रुपीज के टॉयज देंगे, कैश नहीं देंगे। क्या देंगे? टॉयज देंगे। अब मुझे बताइए, जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं वो टॉयज लेकर करेंगे क्या? और बच्चे हो भी तो वो अपने सिलेक्शन का टॉयज जब खरीदना होगा खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेंगे। आप हमें टॉयज क्यों दे रहे हैं? इट्स ऑफ नो यूज। कोई कंपनी अगर यूटेंसिल्स बनाती है, सपोज प्रेशर कुकर बनाती है, तो वो बोलेगी कि ठीक है इस साल डिविडेंड के रूप में हम आपको प्रेशर कुकर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी यही बनाती है। चलेगा क्या? आंसर इज नो। डिविडेंड कैन नॉट बी गिवन इन काइंड, इट शुड ऑलवेज बी इन कैश। कैश का मतलब होता है कि वो अमाउंट होना चाहिए, वो करेंसी होनी चाहिए। तो चाहे आप उसको चेक से दें, बैंक पेमेंट करें, एनईएफटी करें,
ऑनलाइन पेमेंट करें, डीमेट अकाउंट में पे करें, कैसे भी करें, बट इट शुड बी इन अमाउंट बट नॉट इन काइंड। काइंड नहीं होना चाहिए, वस्तु के रूप में नहीं होना चाहिए या किसी सर्विस के रूप में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉयल पेंट्स है, ठीक है ना, या बर्जर पेंट्स हैं या एशियन पेंट्स हैं, वो बोलेंगे कि इस साल हम आपको डिविडेंड की जगह पे पेंट देंगे। क्या देंगे? पेंट। आप अपने घर को कलर कर लीजिए, चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। हम जब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देना चाहिए? कैश में डिविडेंड देना चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? सो इट शुड बी पेड इन कैश, नॉट इन काइंड। नंबर 13, डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। किस पे होना चाहिए? पेड अप वैल्यू पे होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पर्टिकुलर शेयर था, ये शेयर सर्टिफिकेट है, और हमारा जो पर्टिकुलर शेयर है उसका एक है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और कंपनी ने आपसे डिमांड किया था अब तक 5 रुपीज, तो आपने पे किया 5 रुपीज, तो उसको हम बोलते हैं पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितना है? 5 रुपीज। कंपनी ने आपसे 5 रुपए मांगा और आपने 5 रुपए दे दिया, ठीक है ना। तो एक है फेस वैल्यू और दूसरा है पेड अप वैल्यू। ऐसे केस में अगर कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम आपको डिविडेंड देंगे, तो डिविडेंड कौन से वैल्यू पे होगा? फेस वैल्यू पे होगा या पेड अप वैल्यू पे होगा? ऑब्वियसली किस पे होना चाहिए? पेड अप वैल्यू पे, क्योंकि आपने भरा ही 5 रुपया, तो हम 10 रुपए पे डिविडेंड कैसे देंगे? जितना आपने भरा है उतने पैसे पे डिविडेंड मिलेगा। दैट मीन्स डिविडेंड शुड बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू। किस पे होना चाहिए? पेड अप वैल्यू पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, dividend is to be paid on paid up value of the share. Next one, dividend cannot be paid on calls paid in advance. इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर हमने अब तक डिमांड किया था 5 रुपीज, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 5 रुपीज। लेकिन किसी शेयर होल्डर के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए, बोला नहीं नहीं मैं तो पूरा भरूंगा, मैं पूरा 10 रुपीज यहाँ पर भर देता हूँ, भले आपने 5 रुपया मांगा है लेकिन मैं पूरा 10 रुपया भरूंगा। तो उसने यहाँ पर क्या किया? उसने 5 रुपीज एडवांस भर दिया, एक्स्ट्रा, हमने मांगा नहीं था। तो जब हम उसको डिविडेंड देंगे तो क्या ये एक्स्ट्रा 5 रुपीज पे देंगे? आंसर इज नो। हमने जितना कॉल किया था और आपने जितना पे किया है, ठीक है ना, हमने कॉल किया 5 रुपीज और उस हिसाब से आपका पेड अप वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 रुपीज, जबकि आपने भर दिया 10 रुपए। तो क्या हम 10 रुपए डिविडेंड देंगे? नहीं, हम डिविडेंड देंगे 5 रुपीज पर ही, क्योंकि हमने तो मांगा था 5 रुपीज। ये बात समझ में आई क्या? तो कॉल्स इन एडवांस पे आप डिविडेंड पे कर सकते नहीं हो, यानी कंपनी आपको डिविडेंड नहीं पे करेगी। तो इसी के साथ हमने फिनिश किया फीचर्स ऑफ डिविडेंड। Usually the term dividend refers to annual or final dividend unless it is specifically mentioned as interim dividend। तो ये नोट लिखने का मतलब है कि जब भी डिविडेंड की बात होती है नॉर्मली हम फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं, अगर अलग से स्पेशली इंटरिम डिविडेंड बोला है तो ही उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो अपकमिंग टर्म इज लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करने होते हैं, एंड एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारी क्या जवाबदारी होगी कि कंपनी को हम बताएं कि किस तरीके से डिविडेंड को आप डिक्लेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट वन, कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कंपनी को अगर डिविडेंड देना है तो कहां से देगी? सबसे पहला करंट प्रॉफिट से। दैट मीन्स आपका जो करंट ईयर है उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वहां से आप डिविडेंड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2020-21
वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, करंट ईयर। इसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। सो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा, ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होना चाहिए, तो हमने फाइनल अकाउंट जैसे किया है तो हमको पता है कि हम नेट प्रॉफिट निकालने के पहले उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि वो प्रॉफिट वो होना चाहिए जिसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है और आपने जो रिजर्व में रखना है, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट करना है, वो भी आपने कर लिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वहां से आप डिविडेंड दे सकते हो। सेकेंड वन, out of profits of the company of any previous financial year after providing for depreciation। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर करंट ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट का पैसा तो आपने रिजर्व में रखा होगा, वो भी प्रॉफिट का एक हिस्सा है, वहां से भी आप डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो फर्स्ट पार्ट जहां पर हम बात कर रहे हैं, we are taking some years so in the year 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, हम एक रफ एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट था, देन वी हैव अर्नड 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट। 2018 में 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 2019 में 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ और 2020 में 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा प्रॉफिट है। या हम कंसीडर कर लेते हैं दिस ईयर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या हुआ, नो प्रॉफिट या हम लॉस कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस ईयर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 लाख। डिविडेंड कितना था, 1 लाख था। तो बाकी का 3 लाख हमने क्या किया, रिजर्व में रखा। कहाँ रखा, रिजर्व में, बराबर है। नेक्स्ट ईयर जब 8 लाख का प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने डिविडेंड दिया 3 लाख। तो रिमेनिंग जो 5 लाख है वो हमने कहा डाल दिया, रिजर्व में। ठीक है, 2018 में हमें 6 लाख का प्रॉफिट था तो हमने उसमें से 2 लाख रुपीस डिविडेंड दे दिया और बाकी का जो 4 लाख था वो हमने रिजर्व में डाल दिया, तो प्लस 4 लाख। 2019 में हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया 3 लाख, तो रिमेनिंग 4 लाख ये हमने रिजर्व में डाल दिया। तो ऐसा करते करते ये 4 इयर्स का टोटल रिजर्व कितना हो गया, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16 लाख रुपीस। तो हमारे रिजर्व में अभी 16 लाख रुपीस है। अब 2020 में क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो हम क्या करें, क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं, हाँ हम ये प्रीवियस ईयर में से डिविडेंड दे सकते हैं। तो हम डिक्लेयर कर देंगे डिविडेंड जो भी फिगर है, सपोज 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देने का मन है, सो से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस हम दे देंगे। अब कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि सर नहीं तो इस साल तो हमको लॉस हुआ है ना, तो हाउ कैन वी गिव डिविडेंड। तो ये नहीं बोला है कि लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं दे सकते, बोला गया है कि डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट में से दे सकते हैं। तो प्रॉफिट चाहे करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कहीं सब भी हो, प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा सकता है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने
प्रीवियस ईयर के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमने रखा था रिजर्व में, फ्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में, उसमें से हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 3, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को अप्रोच किया कि आप हमारे यहाँ पर जलगांव में या सातारा में एक फैक्ट्री ओपन करो या कंपनी ओपन करो, हम आपको वहां पर जमीन प्रोवाइड करेंगे, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। हमने बोला नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर हो जाएगा, बाद में हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे देंगे। कंपनी ने बोला डिविडेंड की आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ वहां पर कंपनी स्टार्ट करो, आपका जो भी डिविडेंड बनेगा ना हम दे देंगे, आप डिविडेंड दे देना अपने शेयर होल्डर को। हमने बोला ठीक है, तो हमने कंपनी डाल दी, कहां पर, सातारा में या जलगांव में, और साल के अंत में गवर्नमेंट ने हमको कुछ अमाउंट दिया टू पे डिविडेंड, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का गवर्नमेंट ग्रांट है फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। अच्छा, इसके अलावा डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। व्हाट डज इट मीन? कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई बिजनेस का असेट बेच करके प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी कोई पुरानी फैक्ट्री पड़ी हुई थी, उस फैक्ट्री का जो बुक वैल्यू था वो था 15 लाख रुपीस का। कितना था? 15 लाख रुपीस का। आपने ये पुरानी फैक्ट्री 20 लाख रुपीस में सेल कर दी, अपने अपना असेट बेच दिया, तो 5 लाख रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। क्या इस प्रॉफिट पे डिविडेंड दिया जा सकता है? आंसर इज यस, यहाँ से डिविडेंड दिया जा सकता है। तो कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड इन कैश, अगर ये हमको कैश में प्रॉफिट मिला है। किसमें मिला है? कैश में। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन हमको एओए, दैट मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मिल गया है। थर्ड वन, इट रिमेन एज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट हो? सारे असेट्स का रिवैल्यूएशन करने के बाद, मतलब ऐसा ना हो कि इस असेट में हमको प्रॉफिट हुआ लेकिन और दूसरा कोई असेट था वो हमने लॉस में बेचा, और जब हमने कंपाइल किया तो हमको टोटल लॉस मिला। ऐसे केस में हम नहीं दे सकते। सारे असेट का रिवैल्यूएशन करने के बाद प्रॉफिट है तो हम उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर सी, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड हमको हमेशा प्रॉफिट में से देना है, हम कैपिटल को रिड्यूस करके या कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, जैसे हमने रिजर्व डीआरआर मेंटेन करके रखा है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो हमने वो पैसा क्यों रखा है? डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। क्या उसका इस्तेमाल हम डिविडेंड देने में कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो कोई अगर स्पेसिफिक रिजर्व है तो स्पेसिफिक रिजर्व का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये थे 4 पॉइंट, पॉइंट नंबर ए बी सी डी, जहां पर हमको पता चला कि लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।